राम राम जी। तो एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी रहती है साइंस के अंदर फिजिक्स में सभी फॉर्मूले को एक साथ न पढ़ पाना। तब ये समस्या जो है मैंने दूर करने की पूर्णतः कोशिश की है कि पूरी फिजिक्स के अंदर आप चाहे किसी भी पद के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे ग्रुप डी हो, मतलब रेलवे का कोई भी पेपर हो और फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ते हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम है, तो अब फिजिक्स में अब आप लोगों को भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इस वीडियो को आप थोड़ा सा टाइम देना, 7 से 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, पूरे की पूरी फिजिक्स का एक प्रकार से निचोड़ होगा, फॉर्मूलाज आधारित हम लोग बातें करने वाले होंगे। ठीक है, सबसे पहली बातें करेंगे कि लीनियर मोशन के आधारित यहां पे आपको फॉर्मूले जो पढ़ने हैं वो स्पीड और आपको पढ़ना वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक अगर मैं इसकी किस प्रकार की क्वांटिटी है तो आप लोग कहेंगे एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसकी यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकंड। जबकि अगर आप वेलोसिटी की बातें करते हैं तो आप लोग कहोगे कि सर वेलोसिटी होता है चेंज द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में समय कर देंगे। कैसी क्वांटिटी होगी तो आप लोग कहना कि सर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है, आप यहां पे नोटिस ये करेंगे कि इसकी यूनिट जो है आपकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एक समान होती है। छोटी सी बात आपको यह भी याद रखनी है कि हमेशा अगर मैं डिस्टेंस की बातें करूं तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा और बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इस बात को भी आप लोग याद रखना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे है, सीधी रेखा पे है, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, उस समय स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे के बराबर होंगे। चाहे तो आप लोग यहां से अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आप ऐसा भी कह सकते हो कोई स्पीड ग्रेटर देन इक्वल हो सकती है किसके, वेलोसिटी के। तो ये हमने एक छोटे से कुछ फॉर्मूला के आधारित इन चीजों को हमने कवर कर लिया। बातें अगर हम एक्सेलरेशन की करें तो एक्सेलरेशन होता है चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप डीवी अपॉन में डीटी भी लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दो, समय से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यूनिट की बातें की जाए तो मीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर, रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहां से। डायमेंशन की बातें की जाए तो LT-2, हालांकि रेलवे में डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है आजकल, तो आप लोग याद मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देना, जब कभी भी अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। यह तब होता है जब हमने वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। अगर शब्द अगर ऐसा बोल दिया जाता है कि कभी भी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी अगर हमारी यूनिफॉर्म है, उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप सभी के सभी साथी जो है जीरो बताएंगे। दूसरी बात ये, तीन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मतलब मोशन की तीन इक्वेशन होती है, जिसमें पहली इक्वेशन होती है v माइनस का u इज इक्वल टू एटी, मतलब इसको आप इस तरफ के लेके आएंगे तो v माइनस यू बन जाएगा। तो v माइनस का u इज इक्वल टू एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी है और ये तीसरी है। पहली इक्वेशन को एक नाम दिया जाता है जैसे कि वेलोसिटी टाइम, तो पहली इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, तो इसे कहा जाता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से। या फिर ये कह दिया जाए कि ऐसा कौन सा मोशन की एक ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग कहेंगे पहली। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो आप कहेंगे पोजीशन टाइम होगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो आप लोग नाम देंगे पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसे क्या नाम देंगे, वेलोसिटी पोजीशन कह देंगे। क्या जवाब देंगे इसको, तीसरी वाली इक्वेशन को वेलोसिटी पोजीशन के नाम से आप लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें v क्या होता है, a क्या होता है, s क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें यहां पे मेंशन कर रखी हैं। अगर हम आगे बातें की जाए प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से हालांकि क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी जो फॉर्मूलेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। पाथ इक्वेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं बनता। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप लोग लर्न करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2c, और आप रेंज भी आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर कोई बॉल है, अब हम कितने डिग्री के उसको कोण से फेंकें ताकि उसकी मैक्सिमम रेंज आए, ये क्वेश्चन अधिकतर जो है आप लोगों से पूछा जाता है। तो एंगल उस समय कितना लेंगे, 45। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आप लोग फॉर्मूले और ये 45 वाला ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। आगे अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फोर्स की बातें की जाए तो फर्स्ट लॉ को, जो न्यूटन का पहला नियम है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ये डेफिनेशन देता है किसकी, फोर्स की। ध्यान देना, इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकंड लॉ की बातें की जाए तो यहां से हमें फॉर्मूला पता चलता है F इज इक्वल टू ma होता है। ध्यान देना, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि चेंज द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज के होता है, तो सभी को याद रखना होगा कि ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब मोमेंटम होता है जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू में
वेलोसिटी। ये दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन को एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब कहीं पे अगर आपका एक्शन होगा तो उसके विपरीत दिशा में रिएक्शन भी होने वाला होगा। ठीक है। अगर हम मोमेंटम की बातें की जाए, संवेग की बातें की जाए, तो मास इंटू वेलोसिटी होगा, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला m1l1 t-1 होता है, और यूनिट आप याद रखेंगे केजी मीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर। कई दफा एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर फॉर्मूला बेस्ड बनता है कि अगर हमने फोर्स लगाया मतलब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगा, बहुत कम समय के लिए लगाया, तो ये किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, तो याद रखना ये इंपल्स का फॉर्मूला बनता है, या फिर आप लोग कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम भी, इसको चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स एक ही बात होती है, ये आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर आगे बातें की जाए तो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू कैपिटल जी। ध्यान देना, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर होता है। कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के बीच की रेडियस के स्क्वायर के। आप लोग याद रखेंगे। बातें की जाए, जो कैपिटल जी है इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। यूनिट आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, याद रखना। ये वैल्यू किसने दी थी, तो उस व्यक्ति का नाम, साइंटिस्ट का नाम है हेनरी कैवेंडिश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएस में आपको याद रखना होगा, यहां पे आप लोग इसको डाइन लिखेंगे, डाइन हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सीजीएस यूनिट को अंदर भी इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल जी की बातें की जाए तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और स्मॉल जी जो है वो बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन का आर स्क्वायर। ध्यान देना, ये जो एम होता है, मास जो होता है, ये प्लेनेट का मास होता है। जो स्मॉल जी जो होगा ये ऑब्जेक्ट के मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता या फिर करती। ये आपको याद रखना है। मतलब ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर स्मॉल जी जो हो डिपेंड नहीं करता है। जी की वैल्यू जो रहती है वो 9.8 मीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर। कई जगह आप लोगों को 10 भी दिया हुआ मिलता है, गिवन होता है, आप लोग वैसे भी ले लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है, तो पोल पे होती है। मिनिमम वैल्यू कहां होती है, इक्वेटर पर होती है, मतलब विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर होगी। हाँ, अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ में जाते, सरफेस से नीचे की तरफ में जाते, ऊपर जाए या नीचे जाए, उस समय जो जी का मान है वो हमेशा डिक्रीज होता है। और सेंटर ऑफ अर्थ की बातें की जाए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। ध्यान देना, जहां पे जी की वैल्यू होती है वहीं पे वेट भी उसी प्रकार का होता है। वेट मैक्सिमम कहां पे, पोल पे, मिनिमम कहां पे, इक्वेटर पर। ऊपर नीचे जाएंगे तो आपकी चीजें कम हो जाएंगी, और सेंटर ऑफ अर्थ पे जाओगे तो उस समय जी 0 है तो वेट भी 0 हो जाता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है आप लोगों का mg। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो मैं आप लोगों से बता देता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अर्थ पे है, पृथ्वी पर, उस व्यक्ति का वेट w है। अगर वो व्यक्ति मून पर चला जाता है तो उसका हो जाता है w/6। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। आगे अगर बातें की जाए, सैटेलाइट मोशन की बातें की जाए, मतलब आपकी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो भी कोई भी सैटेलाइट एक ऑर्बिट के चक्कर लगाता है, जिसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, v का मतलब है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट की अगर बातें की जाए, अंडर द रूट जी एम अपॉन में आर होता है। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। अगर दोनों की रिलेशन की बातें की जाए तो वी मतलब एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये आप लोग याद रखेंगे। एस्केप वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए कि वह कम से कम वेलोसिटी होगी कि हम किसी भी चीज को यहां से फेंक दें, मतलब यहां से चीजें चली जाए अर्थ की, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर ग्रेविटी से अपोज करके बाहर चली जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यहां पे चीजें लिखी हुई भी हैं। और अगर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू की बातें की जाए तो 11 दशमलव आप लोग है ना, इसको 8, कई जगह 3 भी लिखा जाता है, किलोमीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर। आप लोग ये भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगर बातें की जाए तो यहां पे मैंने चीजें आपको बता दी है, फॉर्मूला भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आगे अगर बातें की जाए वर्क पावर एनर्जी वाले टॉपिक से देखा जाए तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट साथ में cos थीटा। ध्यान देना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही दिशा में होते हैं तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। अगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मैं एक बार इसको साफ साफ लिख देता हूं। अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो वर्क हमारे पास में क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे पॉजिटिव। अगर थीटा हमारे पास में 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री है, उस समय ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है, वर्क हमारा कैसा होता है, नेगेटिव। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है।
यूनिट क्या होगी, जूल होती है। याद रखना 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है जी। डायमेंशन m1l2 t-2 याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस समय याद रखना है कि वर्क हमारा 0 हो जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बातें की जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर कह देंगे। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान देना, ये वाली एनर्जी एक मोशन वाली एनर्जी होती, गति वाली। ये वाली एनर्जी को एक स्टोर एनर्जी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है तो आप लोग याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम का स्क्वायर अपोन में क्या कर देंगे, 2m कर देंगे। स्प्रिंग एनर्जी फॉर्मूला आप लोग यहां से जो है इसको देख लेंगे। दूसरा आपका, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दिया जाए तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है, जो कि हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन बनता है कि पूरे यूनिवर्स की ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी कैसी होती है तो आप लोग कहेंगे कांस्टेंट होती है। आगे अगर पावर की बातें की जाए तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, आपका कार्य करने की जो दर होती है। वर्क अपोन में टाइम कह दो, एनर्जी अपोन में टाइम कह दो, आप लोग पावर कहोगे, ठीक है जी। यूनिट होती है वाट होगी, जूल अपोन में सेकंड, ये यूनिट होती है। डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1l2 t-3। अगर 1 हॉर्स पावर की बातें की जाए, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कई बार पूछा जाता है कमर्शियल यूनिट, जो घरों के अंदर बिजली खर्च की जाती है, तो आपको पता है ना यूनिट में होता है। कई बार कहते हैं कितने रुपए यूनिट की बिजली खर्च है, या फिर कितने रुपए यूनिट जो है आपके यहाँ पे बिजली का चार्ज किया जाता है। जो बच्चे रेंट पे रहते हैं अक्सर इन चीजों का आप लोगों ने सुना होगा कि 10 रुपए यूनिट चार्ज हो रही है, 8 रुपए यूनिट। तो आप लोग कहें कि वो एक यूनिट क्या मतलब, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। इस बात को भी आप लोग यहां पे याद रख लेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे अगर बातें की जाए हीट और टेम्परेचर की बातें की जाए तो यहां पे डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के बीच में मैंने रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन को आप लोग ज्यों का त्यों जो है इसको आप लोग याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है की फैक्ट की अगर बातें की जाए तो -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगा। एब्सोल्यूट जीरो कई बच्चों को नहीं पता होता कि क्या होता है, तो जीरो केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस को ही एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। अगर स्पेसिफिक हीट की बातें की जाए तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वो बराबर होता है हीट अपोन में मास इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है स्पेसिफिक हीट का। लेटेंट हीट का होता है हीट अपोन में मास कर देना, लेटेंट हीट हमारा आ जाएगा। बात समझ आई? यहां पे आप लोगों को मेयर्स फॉर्मूला और एडियाबेटिक इंडेक्स भी दे रखा है, इसको आप लोग केवल देख लेंगे, ठीक है। आगे अगर बातें की जाए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक अपोन में टाइम, टाइम पीरियड मतलब समय आप लोग कह दोगे। फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो है ना साउंड को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है इंफ्रासोनिक। कई बार पूछा जाता है कि जो राइनोसिरस जो होता है, राइनोसिरस की अगर बातें की जाए, जिसको एक सिंग वाला गैंडा कहते हैं, वो कौन से साउंड को सुनता है, तो इंफ्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम। अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज अगर हो जाती है तो उसको ऑडियबल कहते हैं, जिसे हम लोग सुनते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाती है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रा और अल्ट्रा हम लोग नहीं सुन सकते, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको कई बार बच्चे ऐसा पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई में लैम्डा। सी का मतलब होता है वेलोसिटी, या फिर आप इसको स्पीड के नाम से भी जान सकते हैं। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा और लैम्डा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इको और सोनार डिस्टेंस की बातें की जाए तो वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन का 2 कर देंगे, ये इको का बनेगा। और बार बार अगर इको होती है उसको रिवर्बरेशन के नाम से जानते, याद रखना। मैक नंबर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी डिवाइड कर देंगे साउंड की स्पीड से, हम लोग मैक नंबर जो है वो निकाल लेते हैं। ध्यान देना, अगर स्पीड ऑफ साउंड की बातें की जाए किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो तापमान बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 0.61 मीटर पर सेकंड, ये इतनी स्पीड जो है साउंड की बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड जो है साउंड की वो कम हो जाती है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है सॉलिड में, उसके बाद में लिक्विड में, और उसके बाद में किस में होती है, गैस में होती है। साउंड की अगर बातें की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि साउंड एक प्रकार की वेव होती है, कैसी वेव होती है। आप 2 प्रकार की नेचर बताओगे, कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है। पहला ऑप्शन ये है आपके पास में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा जो है आपके पास में मैकेनिकल वेव होती है, फिर नॉन मैकेनिकल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे अगर बातें की जाए, लाइट की बातें की जाए, रिफ्लेक्शन और मिरर के बारे में, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v। v इमेज के लिए लेते हैं, u लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, बीच में प्लस का निशान आएगा, इस बात को याद रख लेना। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ध्यान देना, मिरर के अंदर हम लोग माइनस लेते हैं। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर माइनस हम कहां पे ले, भैया कॉनकेव मिरर में ले या फिर कॉन्वेक्स मिरर में ले। तो इस झंझट को मैंने खत्म कर दिया। यहां पे मैंने लिख दिया है, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन माइनस है तो इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है, अगर वो प्लस है तो वो कॉन्वेक्स होगा या फिर वो हमारा प्लेन मिरर होगा। इस बात को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, जबकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। याद रख लेना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनती है, तो मिरर के पीछे बनती है, लार्ज इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, सीधी इमेज बनती है। ये मैंने ओरल बता दिया ताकि आप लोग चीजों को कर पाए। प्लेन मिरर की बातें की जाए तो प्लेन मिरर में अगर दो प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, ये प्लेन मिरर है, ये भी प्लेन मिरर, यहां पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो अगर पूछे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी तो सभी कहेंगे कि नंबर ऑफ इमेज अनंत बनती है। दूसरी बात है, अगर किसी एंगल पे हो, भैया किसी एंगल पे हो, थीटा एंगल पे है, तो आप लोग कहेंगे कि अगर थीटा एंगल पे है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान देना 360 अपॉन में थीटा, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ इमेज जो है वो हमेशा और हमेशा कैसी बनेगी, ओड इमेज बनती है। अगर आप 360 अपॉन में थीटा करके अगर काटते हैं तो इवन अगर डिजिट आती है तो आप लोग -1 कर देंगे, अगर ओड डिजिट आती है तो आप वैसा का वैसा ही आंसर यहां पे दे देंगे। अगर आगे बातें की जाए तो रिफ्रैक्शन होगा या फिर लेंसेज के बारे में, तो ध्यान देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास में, मतलब आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, मतलब स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, ये रिफ्रैक्शन वाले केसेस के अंदर पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। दूसरा होता है आपका सी बाई वी, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन आपका मीडियम, ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है जी। डन है क्या आपके पास में? अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उसकी स्पीड कैसी मिलेगी, लोअर मिलेगी, याद रखना। ध्यान देना यहां पे माइनस है, अगर प्लस हो जाता है तो मिरर फॉर्मूला होगा, अगर माइनस है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पहले वी आना है, पहले जो है वो इमेज आएगी और इमेज के बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, ये याद रखना, पहले वी होगा और उसके बाद में यू, तो 1/v माइनस 1/u होता है, माइनस होगा अपो, ये मत कर देना 1/u माइनस 1/v, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, इसको आप लोग एज इट इज याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। मैग्निफिकेशन की बातें की जाए तो ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बातें करूं ना, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब मिरर से संबंधित है, अगर आपको डायरेक्टली पॉजिटिव दे रखा है तो इसका मतलब वो लेंस से संबंधित है। सर प्लस माइनस की बातें की जाए तो प्लस माइनस आप लोग है ना डायोप्टर में यहां पे याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रहेगी, ये याद रखना है। अगर हमने कह दिया कि भैया पावर ऑफ लेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा रियल बनती है और साथ में बनती है इनवर्टेड, उल्टी बनती है, ठीक है, याद रख लोगे। कॉनकेव लेंस में हमारे पास में पावर जो है वो हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। बातें की जाए आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी की बातें की जाए तो आप लोग कहोगे कूलम्स लॉ, मतलब चार्ज वाला फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है K = Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, साथ में आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन का कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होती है, यूनिट आप लोग याद रखेंगे। ओम्स लॉ होता है V = IR, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, ये तभी एप्लीकेबल होता है। करंट की बातें की जाए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह देंगे, करंट जो है वो चार्ज अपॉन में टाइम होगा। करंट का मेजरमेंट किसके माध्यम से किया जाता है, एमीटर के माध्यम से होता है, एमीटर हमेशा और हमेशा किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगता है। अगर हम दिशा की बातें की जाए तो गैल्वेनोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका R = ρL में A होगा, ये आपको याद रखना है। जो रो है ये कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कई बार इसकी यूनिट पूछी जाती है, रो की यूनिट होती है आपके पास में ओम और मीटर होती है, इस बात से आप लोग सारे के सारे साथीगण परिचित रहना। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट की बातें की जाए, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो आप लोग डायरेक्टली जोड़ देंगे, करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज में और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। जबकि अगर पैरेलल की बातें की जाए तो पैरेलल में 1/1 करके जोड़ते हैं, वोल्टेज सेम रहती है और करंट हमारे पास में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, याद रखना। अगर हम आगे अगर बातें की जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहां से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये वाला फॉर्मूला है, हीट बराबर होता है I² RT के। और दूसरा आपके पास में ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, हीट बराबर VIT होगा, V² अपॉन में R इंटू में T होगा। ये कैसे फॉर्मूले निकल रहे हैं तो आप लोग ओम्स नियम लगा देना, V = IR, आप लोग अलग अलग फॉर्मूले यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पावर की बातें की जाए तो पोटेंशियल इनटू में करंट होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, यहां पे भी वैल्यू रखोगे तो हमारे पास में दो नए फॉर्मूले आप लोगों के आ जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से हम मैग्नेटिज्म के अंदर भी आप लोग नए नए फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी फॉर्मूले आप लोग क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। जो जरूरी है आपके पास में फ्लेमिंग के लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल है आपके पास में। लेफ्ट हैंड रूल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन देगा, इंडेक्स फिंगर जो ये वाली फिंगर है ये हमारे पास में फील्ड की देगा, जो मिडिल फिंगर होती है करंट की दिशा हमारे पास में बताती है। सबके बीच में 90 डिग्री का जो है आपके पास में एंगल होता है। ध्यान देना ये मोटर के अंदर लगता है, जबकि जनरेटर की बातें की जाए, जनरेटर में अगर हमें करंट वगैरह को फाइंड करना है तो आप लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओगे। यहां पे अंगूठा मोशन देगा, पहली इंडेक्स फिंगर जो है वो आपका फील्ड देगी, यहां पे जो है यहां पे भी आपके पास में जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो आपको करंट की दिशा बताएगी। तो पूरी फिजिक्स को जो है मैंने लगभग 20 मिनट का समय लिया, 20 मिनट में पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले के अंदर से मैंने गो थ्रू करवा दिया। तो अगर आप लोगों को ये चीजें बढ़िया लगी, अच्छी लगी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बातें, अगर इन चीजों के पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा साइंस बाय ललित राजपूत। तो रेलवे की, अगर आप लोग रेलवे के साथ साथ में जहां पे भी फिजिक्स आती है, तो आप किसी भी चीज की पद की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, दो शब्द लिखोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, मुझे भी लगेगा कि मेरी जो मेहनत है किसी न भाई और बहन के जो हो जरूर काम आई है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सभी को अपना और अपनों का ख्याल रखना, शेयर कर देना वीडियो को, और दो शब्द अपने लिए और अपनों के लिए।